नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की जो क्लास है हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरपीएससी बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी सभी जगह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में जहाँ पे भी बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है उन सभी के लिए ये क्लासेस कारगर साबित होंगी। और आज की जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी, सिद्धांत और प्रक्रियाएँ, जैव प्रौद्योगिकी या सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी जीवित जीव या जीवों के एंजाइमों का उपयोग मानव उपयोगी उत्पाद व प्रक्रम से संबंधित होता है। यानी कि जीवित जीव या जीवों के जो एंजाइम होते हैं का उपयोग मानव उपयोगी जो उत्पाद होते हैं, जो मानव उपयोगी होते हैं उत्पाद व प्रक्रम से संबंधित होते हैं, वो क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है। बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो सभी आनुवांशिक हेरफेर, कोशिका संलयन तकनीक, ठीक है, वो सभी किस में आएंगे, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे। विभिन्न स्रोतों से लाभकारी जीन का पृथक्करण किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से लाभकारी जो जीन होती है उसका क्या है, पृथक्कीकरण किया जाता है तथा डीएनए के नए पुनर्योगियों का जो नए डीएनए रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, पुनर्योगस जो होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, जो कि संबंधित जीन प्रकार की मरम्मत, सुधार के लिए किया जाता है। जो संबंधित जो जीन होती है उस जीन के प्रकार की मरम्मत और सुधार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है कि इसमें लाभकारी जीन का पृथक्करण किया जाता है और उसके बाद डीएनए के नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है और जिसमें संबंधित जो जीन है उस जीन प्रकार की मरम्मत एवं सुधार के लिए ये किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी में डीएनए अणु को वांछित जगह से हटाया जाता है। जीन अभियांत्रिकी में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसमें डीएनए अणु को वांछित जगह से, यानी कि उसकी जो डीएनए अणु की जो वांछित जगह होती है उससे हटाया जाता है और इसके लिए यूज़ किए जाते हैं एंडोन्यूक्लियसेस, प्रतिबंधन जो एंजाइम्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उनकी सहायता ली जाती है। इसके स्थान पर और उसके स्थान पर दूसरे डीएनए का अणु को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि डीएनए को क्या वो किया जाता है, प्रतिस्थापन। और स्टेनली कोहन व हर्बर्ट बोयर ने पहला पुनर्योगी डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। जीन क्लोनिंग के बारे में बात करें तो किसी भी टेम्पलेट डीएनए की बहुत सारे समान प्रतिरूप बनाना क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग किसी भी टेम्पलेट डीएनए के बहुत सारे समान प्रतिरूप बनाना क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। कृत्रिम पुनर्योजी डीएनए अणु का निर्माण कैसे होता है। कृत्रिम जो पुनर्योजी डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, उसका अणु का निर्माण कैसे होता है। प्रथम पुनर्योगस डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफिमोरियम के सहज प्लाज्मिड से होता है। देखो, प्रथम जो फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसका निर्माण कैसे होता है, साल्मोनेला टाइफिमोरियम इसमें यूज़ किया जाता है कि सहज प्लाज्मिड से, साल्मोनेला टाइफिमोरियम का प्लाज्मिड क्या होता है, ये द्विकुंडलित गोलाकार बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए होता है। द्विकुंडलित गोलाकार बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड होता है कि जो देखो, ये जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के एक तो होता है मेन डीएनए और डीएनए के अलावा एक और डीएनए भी प्रेजेंट होता है, बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए भी प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। ये साल्मोनेला टाइफिमोरियम के सहज प्लाज्मिड से स्वतः प्रतिकृति करता है और ये स्वतः प्रतिकृति करने में सक्षम होता है प्लाज्मिड व प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन से जुड़ने से हो सका। ठीक है, प्रथम जो कृत्रिम रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना है वो इस बेसिस पे होता है कि जो साल्मोनेला टाइफिमोरियम इसके लिए यूज़ किया गया था और टाइप का जो प्लाज्मिड था उसमें स्वतः प्रतिकृति की क्षमता होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन से जुड़ने से हो सका। आणविक कैंची, जिसको आणविक कैंची कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, जो प्रतिबंधन एंजाइम्स होते हैं, उसकी खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो पाया। कटे हुए डीएनए का जो भाग होता है वो प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। कटे हुए जो डीएनए का भाग होता है, जो डीएनए होता है जो हमें चाहिए होता है, वांछित होता है, उसका भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है और प्लाज्मिड डीएनए जो वेक्टर होता है
वाहक होता है, प्लाज्मिड डीएनए जो ये क्या करता है, ये वाहक का काम करता है की तरह कार्य करता है। और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को वेक्टर के साथ जोड़ने का काम एंजाइम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। और जो जैविक प्रतिरोधी जीन को वेक्टर के साथ जो जोड़ने का काम करता है वो करता है डीएनए लाइगेज। इस संयोजन से इनविट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति करने वाले डीएनए का निर्माण हो जाता है और जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति करने वाले जो डीएनए का निर्माण हो जाता है और इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है वो इकोलाई में स्थानांतरित किया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, इकोलाई में स्थानांतरित किया जाता है तो नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां बना लेते हैं। अब इसको क्या किया जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको इकोलाई के साथ स्थानांतरित किया जाता है और उसकी प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं, उसका रेप्लिकेशन किया जाता है। इसलिए जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में 3 मूलभूत चरण होते हैं। तो जीव की जो आनुवांशिक रूपांतरण होता है उसमें 3 मूलभूत चरण कौन कौन से हैं। एक तो वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करनी होती है। सबसे पहले तो वांछित युक्त जो डीएनए होता है उसकी पहचान करनी होती है। फिर चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण होता है। फिर क्या होता है, चिन्हित डीएनए का क्या होता है, परपोषी में स्थानांतरण होता है। जो जीन पहचान ली गई है उसका चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना और उसकी संतति में स्थानांतरित करना, ये चरण होते हैं आनुवांशिक रूपांतरण में। डीएनए पुनर्योगस तकनीक के जो साधन होते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो बनाते हैं उसके डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो टेक्निक है उसके जो साधन होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम होता है। डीएनए के जो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है, एक वेक्टर चाहिए होता है, प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फास्मिड, बीएसी, वाईएसी। ठीक है, वेक्टर कौन कौन यूज में ले सकते हैं, प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज को भी यूज में ले सकते हैं, कॉस्मिड, फास्मिड, बीएसी और वाईएसी। होस्ट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, एक होस्ट जो होना चाहिए, जैसे इकोलाई को यूज में ले सकते हैं होस्ट के स्थान पर। अब बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस होता है, एग्जाम्पल इको आर वन और जैसे कि GAATTC या GTTAAC बेस क्रम। प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। जो ये प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम इको R1 की खोज आर्वर, स्मिथ व नाथन्स ने किसने की है, इको R1 जो है, इको R1 की जो खोज है वो आर्वर, स्मिथ और नाथन्स ने 1978 में की थी। प्रतिबंधन एंजाइम है ये इको R1, ठीक है। और इसकी खोज किसने की है, आर्वर, स्मिथ और नाथन्स ने। एक विशेष डीएनए क्रम जिससे 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक विशेष डीएनए के क्रम जिसमें 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं को पहचान कर काट देते हैं। यह विशेष जो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्रतिबंधन स्थल कहलाता है और जो कि सामान्यतः क्या कहलाता है, पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक होता है जो कि डीएनए का क्रम 5n to 3n दिशा में दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स में समान होता है। 5n to 3n दिशा में दोनों डीएनए जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें समान होता है। 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्रम होता है, पैलिंड्रोमिक को बोलते हैं इसको। प्रथम रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करें, एक तो एंडोन्यूक्लियस इको R1 पढ़ लिया। जो प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हिंड सेकेंड, जिसकी कार्य क्षमता एक विशेष डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में आधारित थी। डीएनए जो हिंड सेकेंड है ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था फर्स्ट। न्यूक्लियसेस जो होते हैं, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियसेस, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। ये क्या करते हैं, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। और एंडोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद द डीएनए। ये क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस ये स्पेसिफिक पोजीशन से क्या करते हैं, कट लगाते हैं। जबकि एक्सोन्यूक्लियसेस जो होते हैं रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। देखो अब बात कर लेते हैं किसके, एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं, एक तो इको R1 जो कि क्या कट लगाता है यहाँ पे, GAATTC, यानी कि G के सामने C, ATTAAG, तो ये यहाँ पे कट लगाएगा, यहाँ पे कट लगाएगा।
एक तो ई को R1, एक हिंड थर्ड और एक हिंड सेकेंड भी होता है। हिंड थर्ड क्या है, AAGCTT, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। और एक बैम फर्स्ट और एक HAE थर्ड, बैम फर्स्ट GGATTC तो CCTAGG, यानी कि बैम फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है से होते हैं, एक तो है ई को R1 और हिंड थर्ड, बैम फर्स्ट और HAE थर्ड। अब बात कर लेते हैं हम वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए के बारे में। जो वाहक डीएनए होता है, वेक्टर डीएनए जो होता है या क्लोनिंग वेक्टर्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वह वाहन जो कि डीएनए के बाहरी डीएनए के टुकड़े को पोषक जीवन में पहुंचाता है। वह वाहन होता है जो कि डीएनए के बाहरी डीएनए के टुकड़े को, जो डीएनए के बाहरी डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या है, पोषक जीनोम में पहुंचाता है। बाहरी डीएनए को आसानी से जोड़ने में कामगार साबित होता है। डीएनए पुनर्युगजों यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स को अरिकॉम्बिनेंट से पृथक करने में सहायक होता है वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए। पादपों तथा मानव में क्लोनिंग जीन के वाहक दिखते हैं। तो पादप तथा मानवों में क्लोनिंग जीन के वाहकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। टीआई प्लाज्मिड किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। यह द्विबीजपत्री जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं, डाइकोट प्लांट्स का रोगजनक पैथोजन होता है, रोगजनक पैथोजन होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस टीआई प्लाज्मिड। यह टी डीएनए को, किसको, ट्रांसफर्ड डीएनए होता है उसको स्थानांतरित कर सामान्य पौधे की कोशिकाओं को ट्यूमर में रूपांतरित कर देता है। यह जो होता है एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है, ये डाइकोट्स में रोगजनक पैथोजन होता है। ये टी डीएनए के को रूपांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर में स्थानांतरित कर देता है और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। और ये अर्बुद जो कोशिकाएं होती हैं वो रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। और ये जो क्या होती है, ट्यूमर जो सेल्स होती हैं, अर्बुद जो कोशिकाएं होती हैं वो रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करती हैं ट्यूमर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में अब स्थानांतरित कर दिया गया है जो पौधे के लिए रोगजनक नहीं होता है अब। तो एक तो ये फायदा हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को अब रोगजनक के लिए ठीक है, वो मतलब पौधों के लिए रोगजनक अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करें तो वेक्टर्स जो वाहक होते हैं उसके एग्जाम्पल में जैसे प्लाज्मिड है, वायरस है, कॉस्मिड, बीएसी, वाईएसी, ठीक है। देखो प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड एक छोटा वृत्ताकार डीएनए जो कि बैक्टीरिया में मूल डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा पाया जाता है। ये जो प्लाज्मिड होता है, देखो जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक छोटा वृत्ताकार डीएनए होता है, छोटा वृत्ताकार डीएनए जो कि बैक्टीरिया में मूल डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा पाया जाता है, ये इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि एक तो होता है मेन डीएनए, मूल डीएनए, और क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मेन डीएनए होता है, उसके अलावा एक और जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। यह किसी दूसरे जीव के डीएनए से जुड़ सकता है। ये जो होता है वो किसी दूसरे जीव के जो डीएनए होता है उससे जुड़ सकता है। जुड़ने के पश्चात ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, हाइब्रिड या काइमेरिक प्लाज्मिड कहते हैं इसको। जब ये दूसरे जीव के डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो जुड़ने के पश्चात इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या फिर हाइब्रिड, रिकॉम्बिनेंट हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं काइमेरिक प्लाज्मिड। जैसे कि PVR322, ये क्या है, ये किसका उदाहरण है, ये प्लाज्मिड का उदाहरण है, प्लाज्मिड है PVR322। वायरसेस के बारे में बात करें तो कुछ विषाणुओं का डीएनए भी वाहक डीएनए के रूप में उपयोगी होता है। जो वायरसेस होते हैं, कुछ विषाणुओं का डीएनए भी वाहक डीएनए के रूप में उपयोगी होता है। कुछ विषाणु जो होते हैं उनका डीएनए भी वाहक डीएनए के रूप में उपयोगी होता है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस भी क्या होते हैं,
वेक्टर की तरह यूज़ में लिए जा सकते हैं। जैसे कुछ विषाणुओं का डीएनए भी वाहक के रूप में उपयोगी होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज। वायरसेस में पहला आता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल वायरस होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन को, कौन सी जीन को, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन को इकोलाई से मानव कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन को इकोलाई से मानव कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसको बोलते हैं वायरसेस। कॉस्मेट के बारे में बात करें तो ऐसा वाहक जिसमें दोनों प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज के लक्षण उपस्थित होते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्मेट। प्लाज्मिड वायरसेस, उसके बाद है कॉस्मेट, ऐसा वाहक जिसमें दोनों कॉस्मेट क्या होता है, ऐसा वाहक, कॉस्मेट जो होता है वो क्या होता है, ऐसा वाहक जिसमें दोनों प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज दोनों के ही लक्षण उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मेट बोलते हैं। इसका निर्माण फेज के यानी कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए के प्लाज्मिड से जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज के दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं कॉस्मेट में। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स BAC, इसका निर्माण F प्लाज्मिड पर आधारित होता है, जो कि अन्य प्लाज्मिड की तुलना में बड़ा होता है। YAC यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो होते हैं कृत्रिम डीएनए है, जो कि बाहरी डीएनए के टुकड़ों को यानी कि मानव डीएनए को भी स्वीकार कर सकता है। ये एक कृत्रिम डीएनए है। YAC क्या है, यीस्ट आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है ये कृत्रिम डीएनए है। देखो अब हम साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्लाज्मिड होता है 0.5 to 8 KB का, ठीक है, सबसे छोटा यही है। उसके बाद ये होता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है 9 से 23 KB का होता है, ये सबसे छोटा होता है प्लाज्मिड। उसके बाद कॉस्मिड 30 से 45 KB का होता है, 30 से 45 का। उसके बाद BAC है 50 से 300 और YAC है 1000 से 2500 KB का। तो प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, PVC याद रख लेना, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड, ठीक है। यहाँ से साइज का देख लेते हैं। देखो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसी का जो कंप्लीट बायोटेक है उसके बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।